अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। और मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होने की तवक्को है। सिंध में शाम या रात में सक्कर, गोडकी, खैबरपुर और थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से मुतालिक भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पेलवेल्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं और पंजाब में बारिशों का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और जिसके बाद जो है रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर में शदीद बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया है। कसूर, शेखपुरा, जेहलम, गुजरात और सियालकोट में भी शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है और लिया में सैलाबी रेलों की वजह से दर्जनों देहात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होने की तवक्को है और सिंध में या शाम रात में सक्खर, घोटकी, खैबर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। और हम सारी सिचुएशन पे बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पे जो सिचुएशन है KPK में वो कितनी ज़्यादा जो है वो ख़राब है और जो वैसे ही अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन PDM में अनवर शहजाद साहब जो कि KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। अनवर शहजाद साहब, जो सिचुएशन है KPK की वो तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि हाई अलर्ट पे है, जिससे हमने देखा कि कितने साने हुए हैं इस ख़ास तौर पे इस सूबे के हवाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिज़म जो होता है वो उस सूबे में लोग जो हैं ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल जी। मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो 25 जून से शुरू है और 25 जून से आपने देखा है कि बारिशों का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा। एक एडवाइजरी खत्म होती है, एक सिलसिला खत्म होता है, उसके बाद दूसरी एडवाइजरी हम जारी कर देते हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात टाइम टू टाइम जो है हमें बारिशों की पेशेंगोई के बारे में बता रहा है। और अगस्त का महीना भी जो है वो भी तमाम का तमाम जो है बारिशें जो है इसमें भी जारी रहेंगी। 15 सितंबर तक ये मानसून का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। तो बारिशों की वजह से जो है तमाम इदारे जो हैं हमने उनको अलर्ट रखा हुआ है। जिस तरह आपने टूरिज्म की बात की है, आपको पता है छुट्टियों के दिन हैं, तमाम फैमिलीज जो हैं वो हिली एरियाज की तरफ जो है उनका रुख करती हैं। तो वहां पर जो है हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट की पेट्रोलिंग पुलिस जो है उनको है अलर्ट रखा हुआ है। जितनी भी रेस्क्यू टीमें हैं उनको जो है हमने वहां पर अच्छा, अनवर शहजाद साहब ये बताइएगा कि ऑलरेडी दफ़ा 144 तो लगी हुई है, लेकिन जो टूरिस्ट हैं उनका फिर भी तांता बंधा हुआ है। हमने ये देखने में आया है कि लोग जो हैं उन जगहों का रुख कर रहे हैं अभी भी। बिल्कुल स्टिल जो है अभी भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की अगर प्रेस रिलीज देखी जाए तो अभी भी टूरिस्ट जो है वहां पर मौजूद हैं। तो इसीलिए हमने जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है टूरिस्ट के लिए कैंपेन शुरू की है, अवेयरनेस कैंपेन। टूरिस्ट को हमने गाइड किया है कि वो ऐसे इलाकों की जानिब ना जाएं जहां पर ज्यादा लैंड स्लाइडिंग हो और जहां पर जो है फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा होता है। क्योंकि हमने मानसून में जो है 2 डिवीजन ऐसे थे जिनको हमने कैटेगराइज करके उनको हमने हसास तरीन करार दे दिया था, जैसे हजारा डिवीजन है और मालाकंड डिवीजन है। तो अच्छा। ये 2 डिवीजन हैं, यहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स भी काफी ज्यादा हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स भी काफी ज्यादा हैं। तो इन्हीं 2 डिवीजन की तरफ जो है रुख करती हैं फैमिलीज। तो इनको जो है हमने जो टूर गाइड जो होते हैं उनको हमने स्पेशली कहा है कि फैमिलीज को उन इलाकों की जानिब ना लेकर जाएं जहां पर लैंड स्लाइडिंग्स होती हैं। तो अवेयरनेस जो है हमने फिर शुरू कर दी थी। तो वहां पर पेट्रोलिंग पुलिस भी जो है वो भी वहां पर तैनात है। रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो ऑन स्पॉट मौजूद हैं। गोताखोर टीमें जो हैं वो उन इलाकों की वहां पर हमने उनको तैनात किया जहां पर अच्छा, रिवर हमने बैंक पहले के देखा करीब कि जो 1122 और रेस्क्यू रिलीफ की अगर बात की जाए तो उनके पास बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं होती थी कि रेस्क्यू किया जाए, जैसे कि हम देखें पिछले जो वाकयात हुए हैं। तो अब कौन सी फैसिलिटीज दी गई हैं रेस्क्यू सर्विसेज को और मानसून को जो डैमेज कंट्रोल हैं?
नहीं, जो चीज़ें जो हैं वो तो मानसून प्लान शुरू होने से पहले ही हम तमाम मुतल्लिका इदारों और रेस्क्यू टीम्स को जो है प्रोवाइड कर देते हैं। मानसून का जो कंटीजेंसी प्लान होता है ये हम फरवरी में शुरू करते हैं और फरवरी में जो है तमाम डिपार्टमेंट्स, रेस्क्यू टीमें, इमदादी टीमें, सिविल डिफेंस और इसके साथ-साथ जितने भी एनजीओज़, आईएनजीओज़ होते हैं इनको हम एक टेबल पर बिठाकर एक प्लान बनाते हैं। उन बिल्कुल, प्लान के आपकी मुताबिक बात रिसोर्स बिल्कुल मैपिंग की जाती है। ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन जो प्लान था वो फरवरी में आप लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों इतनी देर हुई? क्योंकि हमने देखा कि सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ था वो सवात वाली में हुआ था, केपीके के इलाके में हुआ था, जहां रिवर बेड के ऊपर इतने ज़्यादा कहते हैं इंक्रोचमेंट्स के ऊपर जो है होटल्स बने हुए थे, उसके ऊपर कोई खास लेजिस्लेशन नहीं हुई थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके साथ साथ जो सिलसिला था टूरिस्ट के बहने का भी, वो भी एक एपिसोड हुआ। देखिए, रिस्पॉन्स जो होता है वो फ्लैश फ्लड में बहुत कम होता है हमारे पास। फ्लैश फ्लड जो और क्लाउड आउटबर्स्ट की वजह से जो है रिस्पॉन्स का टाइम बहुत कम था और जिन-जिन इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके ऊपर आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने फिर स्टेप भी लिया है और जिन-जिन की कोताही थी, उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया गया है। तमाम रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, लेकिन ये होती है कि एक इज्तिमाई कोशिश होती है कोलैबोरेशन टूरिस्ट होती है। और इसके साथ बिल्कुल, इसके साथ-साथ तमाम इदारे जो होते हैं वो उनकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसके साथ-साथ अवाम की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जब हम एडवाइज़री इश्यू करते हैं तो एडवाइज़री का मकसद ये होता है कि अवाम जो है उनको बाखबर रखा जाए। हमने 1700 जो है अवाम के लिए एक टोल फ्री नंबर रखा हुआ है। किसी भी कोई भी सयाह कहीं पर फँस जाता है या कोई मुश्किलात आती है या कोई नाखुशगवार वाक़या उसके साथ पेश आता है, तो वो फ़ौरन ही 1700 पे कॉल करके इमदादी टीम को जो है वो अलर्ट कर सकता है, मंगवा सकता है वहाँ पर। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ पहले से ही मौजूद थी, लेकिन जो स्वात का जो आपने वाक़या बयान किया है, वो फ्लैश फ्लड था। फ्लैश फ्लड में जो है आपको पता है रिस्पॉन्स का टाइम जो होता है बहुत कम होता है और जो फ्लैश फ्लड की स्पीड जो होती है वो इतनी काफ़ी ज़्यादा होती है जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो रेस्क्यू टीमों को जो है अभी भी हमने जो है काफ़ी सामान प्रोवाइड किया है जिसमें ठीक लाइफ है। सेविंग जैकेट्स हैं, लाइफ रिंग्स हैं, ड्रोन्स हैं, अभी जो ओके। स्टिल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड की गई है जिसमें 2 किस्म के ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक ड्रोन्स वो हैं जो लाइफ सेविंग जैकेट्स जो हैं वो ऐसी जगह जहाँ पर सयाह फँसे हुए हैं तो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ये अच्छा। ऐसे किस्म के ड्रोन्स हैं जिसमें से पूरे 100 केजी जो है वज़न बर्दाश्त कर सकता है। अगर कोई टूरिस्ट है, कोई बच्चा है या कोई उनको मुंतकिल करने का काम दे ऐसा सकता शख्स है, है। हाँ, तो वो बिल्कुल। ड्रोन्स जो हैं अच्छा, उनको मुझे जो ये है बताइएगा कि दूसरे कौन मकाम कौन पर से जो पहुँचा अजला हैं जो सैलाबी सूरत हाल या लैंड स्लाइडिंग में सबसे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं? क्योंकि बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग तो अपने हिसाब से अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, तो एक अवेयरनेस कैंपेन हमारे व्यूअर्स के लिए भी है। बिल्कुल, मैंने जिस तरह शुरू में आपको बताया है, मानसून में हमने 2 डिवीज़न को कैटेगराइज़ किया है। एक है जो है हज़ारा डिवीज़न है, एक मालाकंड डिवीज़न है। हज़ारा डिवीज़न जो है इसमें लैंडस्लाइडिंग का खदशा काफ़ी ज़्यादा होता है, बारिशों की वजह से सड़कें जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है सयाह फँस जाते हैं। इस तरह हमारे पास जो मालाकंड डिवीज़न है, मालाकंड डिवीज़न में फ्लैश फ्लड का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि चतराल अपर, चतराल लोअर, स्वात अपर, स्वात लोअर, तो यहाँ पर जो है दरियाए स्वात, दरियाए चतराल जो है, यहाँ पर जो है इन इन एरियाज़ में जो है पानी की वजह से जो है फ्लैश फ्लड का काफ़ी ज़्यादा खतरा बहुत होता है। बहुत तो ये शुक्रिया। 2 बिल्कुल स्पॉट्स हैं। आपका कहना बिल्कुल या बजाय है कि जिस तरह बारिशें हो रही हैं, और हमारे साथ सबसे पहले मौजूद थे अनवर शहजाद, पर्सन फॉर PDMA, जिनका ये कहना था कि 25% ऑफ रेंज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जो चौथा स्पेल है वो बहुत शिद्दत से आएगा। तो लोगों को तंबीह की जाती है कि उन इलाकों को बिल्कुल किसी तरीके से ट्रैवल ना करें, कोई कम्युनिकेशन मोड ना उधर लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ जाके ना सिर्फ सयाह जो हैं वो फंस सकते हैं, बल्कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा एपिसोड भी हो सकता है जिसके लिए तमाम इदारे जो हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं ना कि खेलों की दुनिया से ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे हैं। जैसा कि कहते हैं कि पाकिस्तान ने 3 मैचेस
पर मुश्तमिल जो T20 सीरीज़ के पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त दे दी। और पहले T20 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त दे दी, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत कहते हैं ना कि खुशाइन बात है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लाउडरहिल में खेले जाने वाले मैच में वेस्ट इंडीज़ कप्तान शाय होप ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान ने कहते हैं मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 178 रन्स बनाए, और जिसमें से साइम अयूब जो है 57 रन्स बनाकर सरे फेरिस्त रहे, टॉप स्कोरर रहे, और फ़खर जमान जो हैं उनके साथ साथ 28 रन्स की शराकत सिर्फ कर सके। तो कहते हैं कि साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतरीन नज़र आ रही है। लेट्स सी आगे क्या करते हैं। पर इसके अलावा हसन नवाज ने 24 रन्स बनाए, जबकि फ़हीम अशरफ 16 और साहबजादा फरहान 14 रन्स बना सके। और कप्तान जो हैं जिसमें सलमान अली आगा 11 और मोहम्मद हारिस 6 रन्स के साथ जो है नाकाबिले शिकस्त रहे। और अगर हम थोड़ी सी वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की जानिब से जो है शुमार जोसेफ ने 3 विकेटें हासिल की, होल्डर और अकील हसन सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके। तो इस तो पूरे मैच पे हम बात करते हैं और क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या है, क्या पाकिस्तान जो है 3 मैचेस की T20 सीरीज जीत पाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, आपने उनको पहले भी स्क्रीन पर देखा है, इरफान ज़हीर, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। इरफान, पाकिस्तान ने 3 जो मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त दे दी है। व्हाट गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। हाँ जी, एग्जैक्टली, जीत होती है और ओब्वियसली आप कभी भी जब आप विक्ट्री मिलती है तो आप उस पर सेलिब्रेट भी करते हैं, खुश भी होते हैं। बट देखा जाए तो दोनों की रैंकिंग काफी डिक्लाइन की तरफ थी और पाकिस्तान भी कोई ऑलमोस्ट अवे 31 मैचेस खेला जिसमें सिर्फ 8 जीता। इसी तरह वेस्ट इंडीज की बात करें तो पिछली कोई लास्ट 5-6 सीरीज जो है वो कंसेक्टिव हारा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से भी उसको 5-0 हुआ। तो दोनों टीमों की कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसलिए दोनों को अनप्रेडिक्टेबल भी कहा जाता है। बट एक चीज ये थी कि वेस्ट इंडीज जो है वो T20 की जो ब्रांड है उसको बड़ा अग्रेसिव खेलता है और हम भी कोई लास्ट 2 सीरीज से जो एक बात की जा रही थी कि अब इंटेंट को चेंज किया जाएगा, मॉडर्न डे की क्रिकेट जो है वो खेलेंगे। बट उसमें कोई थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आया मुझे। जिस तरह हमने पहले बैटिंग की तो ये टीम जो है पहले 200 की बात करती थी, फिर हमें नजर आया कि थोड़ा सा ये डाउटफुल थे, फिशी थे कि हमने किस टोटल की तरफ जाना है, और एंड में हमने देखा कि 168 समहाउ बना। तो पाकिस्तान टीम जिस तरह जो अग्रेसिव माइंडसेट की बात कर रही थी उस तरह शायद गए नहीं, या कहीं ना कहीं रुके हुए थे कि हम कहीं कोलैप्स ना कर दे बांग्लादेश की तरफ। अच्छी चीज ये है कि साइम अयूब ने बड़ी शानदार इनिंग्स 50-60 खेली, क्योंकि इनका प्रेशर बहुत था। जब से इंजरी के बाद आए थे पूरा PSL देख लें, सिर्फ एक इनिंग्स में इन्होंने रन किए थे। फिर इसी तरह जो होम में हमने सीरीज खेली थी जिसमें हमने व्हाइट वॉश किया था उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं थी। और फ़खर ज़मान के ऊपर आई थिंक वी कैन रिलाई ऑन फ़खर ज़मान, बिकॉज फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस PSL में भी बहुत शानदार रही है और आई थिंक वो इस वक्त इन फॉर्म है। देखिए, इसीलिए उनको टीम में रखा भी गया और शायद वो ऐसे प्लेयर हैं कि जिनका हम ऑर्डर कर सकते थे। सबसे जरूरी है ना चीज जो होती है वो ये होती है कि आपकी इनफॉर्म प्लेयर को खिलाना चाहिए। जिस तरह हमने बहुत बात की थी साहबजादा फरहान किस तरह बाहर हो सकते हैं, तीसरे मैच में आपने खिलाया था, उसने रन किए, आज भी अच्छा शुरू में उन्होंने स्टार्ट दिया। इसी तरह मुझे सरप्राइजिंग सबसे जो चीज लगी जब स्क्वाड देखा तो हसन अली नजर नहीं आया, क्योंकि हसन अली कम बैक कर रहे थे, आपने उनको मौका दिया पाकिस्तान सीरीज के अंदर, फिर आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं रखा जी, काउंटी खेल रहे हैं, हमने काउंटी में भी उनको अच्छे बॉलिंग करते हुए देखा। पाकिस्तान का जो डिक्लाइन और डिबैकल का सबसे जो बड़ा रीजन था वो 2 साल में हमारी बॉलिंग थी। हम बैटिंग पे बहुत बात करते हैं लेकिन असल जो फैक्टर था वो हमारी बॉलिंग थी, क्योंकि हमने डेथ ओवर में बहुत रन देते थे। हारिस रऊफ को हमने देखा 3 ओवर में 41, फहीम को हमने देखा 2 ओवरों में 31। तो ये हमें क्लैरिटी से बताता है कि हमारी जो बॉलिंग का जो खास तौर पे 3 ओवरों में हमने 50 रन कंसीड किए, जो मार्जिन हमें 14 का नजर आ रहा है इसी वजह से कम नजर आ रहा है कि हमने एंड में बहुत बुरी बॉलिंग की है और यही हमारा प्रॉब्लम पिछले लास्ट 2 ईयर से भी चलता चला जा रहा है। तो अब आप एक ऐसे नए बॉलर को जब खिला रहे हैं, स्क्वाड का पार्ट है, तो वो टीम में क्यों नहीं है? यही बात हमने कंसिस्टेंसी की बात की थी बॉलिंग के लिहाज से कि आप स्पिनर को भी प्रॉब्लम में आप प्रॉपर चांस क्यों नहीं देते। पहले हसन अली की अगर आप बात करें तो हसन अली भी वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं PSL में। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपका जो इनफॉर्म होता है उसको यूज करना पड़ता है। माइक हैसन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे नजर आता है वो पहले ही सोच लेते हैं, प्री डिटरमिन कर लेते हैं कि मैंने किसको खिलाना है। दूसरा उनका प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा नजर आ रहा है
कि वो ऑलराउंडर को डालते हैं, उनको इंजेक्ट करते हैं टीम के अंदर, बेतहाशा ऑलराउंडर डाल देते हैं। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की अप्रोच से चल रहे हैं जिसमें सारे ऑलराउंडर्स थे। मैं भी वही कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी आपने देखा होगा कि हर मैच में 6-6, 5-5 ऑलराउंडर खिला देना। फिर इसी तरह आपको ये भी याद होगा कि चेंजिंग बहुत ज्यादा कर देना। आपने जब टीम बिल्ड करनी है, अभी आपके सिर्फ इसके बाद आपने ट्राई नेशन खेलना है यूई के अंदर, अफगानिस्तान यूई के साथ, और फिर एशिया कप है। एशिया कप सबसे बड़ा आ रहा है भाई, सब जो व्यूअर्स की नजरें जो हैं, शायकीन क्रिकेट की नजरें एशिया कप पे लगी हुई हैं। तो जब आप एशिया कप की बात करते हैं, वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो आपको अपनी प्लेइंग 11 बेस्ट खिलानी है जिससे आप सीरीज जीते। होता मैं जिससे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा कि आप जब जीतते हैं तो आपके तमाम लूप होल जो है वो हाइड हो जाते हैं, बट आपका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बताता है। अब जैसे फहीम को 8वें नंबर पे अगर आप बैटिंग में करा रहे हैं तो भाई आपने 7 प्रॉपर बैटर खिला लिए हैं। अब 8वां आपको बैटर खिलाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना है। अगर जिस तरह फहीम को आज रन हुए हैं, हसन अली को इधर होना चाहिए था, तो आपका बॉलिंग का कॉम्बिनेशन भी पूरा कॉरम पूरा होता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्लैरिटी से आपको उस पर काम करने की जरूरत है। फिर दूसरी बात मैं स्पिनर की कह रहा था कि पहले आपने अब्रार में बहुत इन्वेस्ट किया, जी अब्रार हमारा मेन बॉलर है, फिर शदाब आ जाते हैं, अब्रार सेकंड हो जाते हैं, फिर वो जैसे ही शदाब जाते हैं तो फिर आपने देखा जी सुफियान को नहीं चांस देना, नवाज जो बाहर से आ रहा है वो टीम का परमानेंट फीचर बन जाते हैं। तो भाई वो इतने अच्छा तो पहले क्यों नहीं था टीम में? अच्छा अगर उसने आज अच्छा किया है तो ब्रार को ऐसी पिचेस पे खिलाने पर क्या मसला है? तो कई दफा आपको लगता है कि मैनेजमेंट के पास प्लान नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। लास्टली इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कप्तान के बारे से भी करना चाहूंगा। कप्तान की जब अपनी टीम में जगह नहीं होती तो उसका फिर वो मैसेज जो देता है या बात करता है उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट करता है। अब ये बात हमेशा से बहुत ज्यादा करने शुरू कर दिया है कि जी सलमान अली आगा की टीम में जगह नहीं बनती, वो क्लैरिटी से नजर आ रहा है। अगर वो टॉप पे आते हैं तब भी वो कुछ नहीं कर पाते, एंकर वाला काम नहीं कर पा रहे, में आते तब भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। जी बड़ी हिटें नहीं लगती। अच्छा मुझे इरफान, मैं आपसे इधर एक सवाल पूछूंगी कि क्या ये जो सब कुछ हो रहा है, प्लानिंग का कहते हैं ना फुकदान है, कोच अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, पीएसएल के बाद ही हमें पता लगा कि जो कोच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच है वही रहेंगे माइक हसन। मुझे बताइएगा कि हमारे जो सीनियर सीजन्ड प्लेयर हैं, क्या उनका ना होना टीम को संभाला दे पाएगा? देखिए इस पे बहुत बात हो चुकी है पहले भी, इस पे ऑब्वियसली आपने उन सारों को 4-5 साल दिए हैं। मैं कभी भी इस माइंडसेट का कायल नहीं हूं कि अगर आप नए बच्चों को चांस ना दे, नहीं खिलाए ना। मुझे बस कहीं ना कहीं लगता था कि जब आपने बाबर और रिजवान को रखा, वो दोनों को भी रखना भी गलत था और दोनों को एकदम बाहर करना भी गलत है। रिजवान से तो हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं कि उनके पास शायद वो प्रॉपर किटिंग शॉट नहीं है, वो एक तरफ लेग साइड पे खेलते हैं। बाबर आपके कंप्लीट बैटर था, बाबर का भी मसला है, बाबर को भी कहीं ना कहीं चाहिए था कि अपने आप को इम्प्रोवाइज करता, अपनी गेम को थोड़ा गेयर अप करते, बट उन्होंने भी अपने आप को चेंज नहीं किया। बट जिस तरह आपको मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना, आपकी जो प्रिपरेशन होती है, जो आपका स्क्वाड होता है, वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होना चाहिए। आप अपोजिशन देखें, आप अपना सिनेरियो देखें, जैसे बांग्लादेश की पिचेस थी, बांग्लादेश की पिचेस में बाबर जैसे बैटर को जरूर होना चाहिए था, क्योंकि आपके लिए 110-15 करना भी मुश्किल था। उधर आपकी जब मुश्किल पिचेस होती है उधर एक टेक्निकल साउंड बैटर आपको लेके चल सकता है। जहां आपको नजर आता है फ्लैट विकेट्स हैं, बिल्कुल बड़ा आपको बच्चे लगने हैं, उधर आप ये वाले बैटर भी खिला सकते हैं। बट आपके पास रिसोर्सेज तो हो। थैंक यू सो मच इरफान, इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑन द क्रिकेट आफ्टर सो लॉन्ग। और फिर कहते हैं ना व्यूअर्स के लिए एक बहुत खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान ने 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त दे दी है। व्हाट अ ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। कहते हैं ना कि जब क्रिकेट की बात होती है तो वैसी मुस्कुराहट और खुशी की लहर जो है हम लोगों में दौड़ जाती है और शायकीन क्रिकेट जो है वो खुश होकर वाकई फिर ट्वीट करते हैं। तो व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आ रहे हैं, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, जहां पाकिस्तान की तारीख का एक और रोशन बाब में इजाफा हुआ है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली निदा साले ने मुल्क की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर जो है वो बन गई हैं और एक नई मिसाल जो उन्होंने कायम कर दी है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में तालीम हासिल करने वाली निदा ने अपने ख्वाबों का जो ताक़ुब किया है, रवायती रास्ता छोड़कर वो काम चुना जो आज तक किसी खातून ने नहीं किया। निदा साले ने ऑरेंज लाइन जो है मेट्रो ट्रेन
में बतौर इंजीनियर शमूलियत इख्तियार की और सिर्फ 8 माह में ट्रेन चलाने की बाकायदा तरबियत मुकम्मल करके एक बासलाहियत ट्रेन ड्राइवर के तौर पर काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि उनके वालिद बिजनेसमैन थे और वो चाहते थे कि वो कारोबार संभाले, मगर निदा ने कुछ मुख्तलिफ करने का फ़ैसला किया और वो फ़ैसला आज लाखों लड़कियों के लिए एक तारीख बन चुका है। और चीनी माहिरीन से तरबियत हासिल करने के बाद अब निदा ना सिर्फ ट्रेन चला रही हैं बल्कि उनसे मुतासर होकर मज़ीद लड़कियां भी ट्रेन चलाने की तरबियत हासिल कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो हैं और वज़ीर आला ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने निदा को मुबारकबाद देते हुए इन्हें काबिल फ़ख्र बेटी भी करार दिया है। और निदा साले जो हैं वो हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं और हम उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपनी ख्वाबों की जो ताबीर है वो कैसे की है। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग निदा। इट्स सच ए ग्रेट अचीवमेंट, इतना बड़ा ख्वाब जो था आपका और इतना डिफरेंट ख्वाब, इतना कहते हैं ना कि इतना रिगरस ख्वाब की जो आपने ताबीर है वो कैसे की? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देखते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में और पब्लिक सर्विस में जब औरतें हैं उनकी तादाद कम होती है, तो कहीं ना कहीं जहां मेल वर्कर्स हैं वहां फीमेल वर्कर्स भी होनी चाहिए। तो इसी इनिशिएटिव को मैं शुरू करना चाहती थी जब मैंने ओरियन लाइन में एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर जो है वो शमूलियत इख्तियार की। तो मैं चाहती थी कि यहाँ कुछ ना कुछ इस तरह होना चाहिए जहाँ हमारे ट्रेन कंट्रोलर्स हैं, डिस्पैचर्स हैं और ट्रेन ड्राइवर मेल वर्कर्स हैं, वहाँ फीमेल क्यों नहीं काम कर सकती। तो यही मेरा आइडिया था और अल्लाह का शुक्र है ये सक्सेसफुल हुआ है। अच्छा, ट्रेन चलाना कितना मुश्किल है? लड़कियां गाड़ी तो चला लेती हैं मगर ट्रेन में और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, ये नॉर्मल जो है वो कार ड्राइविंग से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ट्रेन में जो है वो आपको ट्रैक के प्रोटोकॉल्स देखने पड़ते हैं। उसके अलावा जो है वो ऑरेंज लाइन एक मेगा प्रोजेक्ट और एक एडवांस मेट्रो सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेन जो हैं वो उनकी सेफ्टी, उनके प्रोटोकॉल्स और वो सारी जो टर्न आउट की पोजिशन वगैरह है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल भी है। इसमें हमारे चीनी माहिरीन ने हमें काफी अच्छा गाइड किया हुआ था। उन्होंने मुझे बताया था कि जो है वो किस तरह से ये सारा प्रोसेस होगा और ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा कमाल की रहेगी। अच्छा, तो ट्रेन जब आपने चलाना सीखी तो आप जब सीख भी रही थी और आप चला भी रही हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए? क्योंकि हमारे यहाँ आज भी मेल शोविनिज़्म है, वो समटाइम्स जो चीज़ हम ऑड करते हैं ना वो लोगों को इवन नहीं लगती। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैंने जो है वो अपने ट्रेन ड्राइविंग का आइडिया जो है वो शेयर किया था अपने चाइनीज मैनेजमेंट के साथ, उन्होंने काफी ज्यादा सराहा था, लेकिन इस दौरान काफी चैलेंजेस भी थे क्योंकि पाकिस्तान में औरत को जो है वो स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है। कुछ ही शोबे ऐसे हैं जो औरतों के लिए महदूद हैं, लेकिन इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आना और स्पेशली ड्राइविंग की जब हम बात करते हैं तो इस तरह के शोबों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इस दौरान जो है वो मेरे पाकिस्तानी कोलीग्स ने भी मेरा साथ दिया, उन्होंने भी मुझ पर भरोसा किया, हमें पीएमए ने अप्रूवल दिए और उन सबकी सपोर्ट से ही अल्लाह का शुक्र है आज मैंने ये जो है वो साथ हासिल किया। अच्छा, आपके जो ड्यूटी टाइमिंग्स हैं वो क्या होते हैं? क्योंकि रात को अक्सर ख़वातीन जो होती हैं उनको लगता है कि वो घर से बाहर अगर इतनी लेट निकलेंगी तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हमने देखा है कि किस तरह के केसेस भी हो जाते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, आप इतनी मेजर एक काम कर रही हैं, तो कैसा लगता है आपको? आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स क्या होती हैं? जी मेरी ड्यूटी टाइमिंग जो है वो डे शिफ्ट में होती है, ये 8 घंटे की ड्यूटी होती है। और सबसे बड़ी बात कि ऑरेंज लाइन में जो मेट्रो सिस्टम है वो इतना एडवांस्ड है और हर जगह मॉनिटरिंग है, क्योंकि हमारे ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है जहाँ ड्राइवर जो है वो हर टाइम अंडर मॉनिटरिंग रहता है और ड्राइवर कैब है वो भी बिल्कुल सेपरेट है। तो मुझे इस तरह से लगता है कि ये एक बहुत ज्यादा जो है वो सेफ जॉब है और आगे आने वाली लड़कियां भी इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं जो ट्रेनिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है? जो व्यूअर्स देख रही हैं और जो ख़वातीन इस शोबे में आना चाहती हैं तो वो कैसे आ सकती हैं? ये जो है वो ट्रेनिंग ऑरेंज लाइन डिपो में होती है, जो हेड ऑफिस है ऑरेंज लाइन का। और जो ट्रेनिंग है उसमें हमारे चीनी माहिरीन भी होते हैं, इसके अलावा हमारे पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो पिछले 5 साल से जो है वो इस मेट्रो को लीड कर रहे हैं। लेकिन इस इनिशिएटिव को कि औरतें भी इस फील्ड में आएँ और उनके लिए भी इक्वल एजुकेशन के साथ साथ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का इजाफा हो, तो ये जो है वो सफर इस तरह से स्टार्ट हुआ है। अच्छा बताएं, आपके वालिद ने आपको कहा कि ये छोड़कर आप बिज़नेस ज्वाइन करें, आप बिज़नेसमैन की बेटी हैं, तो क्या आपने उनकी क्या आपको लगा? आपको किस बात से बुरा भी लगा और किस बात से आपको अच्छा भी लगा?
जी, शुरू से मेरे पेरेंट्स ने जो है वो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रमोट भी किया है, और हम जो है वो हम सारी बहनों को उन्होंने पढ़ने का भी कहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी जॉब की, और स्पेशली इस तरह की जॉब की जो और जॉब समझी जाती हैं हुँ। पाकिस्तान में, गैर रवायती समझी जाती हैं, तो ऑफ कोर्स फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शन तो होती है। लेकिन जब मैंने उनके साथ ये बात शेयर की कि जब हम अपने डिफरेंट लीडर्स को देखते हैं, जैसे हमारी सीएम पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी एक मेल डोमेन में सर्व कर रही हैं, और वो पाकिस्तान की जो पहली चीफ मिनिस्टर है फीमेल, एज अ फीमेल वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैंने जब अपने वालिद के साथ ये बात शेयर की कि मैं इस चीज़ को लीड करना चाहती हूँ, और ये सिर्फ एक ट्रेन ड्राइवर बनना नहीं है, बल्कि एक पाकिस्तान में एक बैरियर को ब्रेक करना है, जहाँ आगे आने वाली लड़कियों के लिए मज़ीद मौके भी खुल सकते हैं। तो इसके बाद जो है मेरे वालिद ने मुझे सपोर्ट किया। बहुत अच्छी बात है, आपने स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है और आप आगे आई हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि चीनी माहिरीन ने आपको तरबियत दी है, तो तरबियत के मराहिल कैसे थे, क्या उसमें तरबियत थी, कितना ड्यूरेशन था प्रोसेस जो ट्रेनिंग का होता है, उस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, सेल्फ़ डिफेंस सिखाया जाता है, क्योंकि ख़वातीन के लिए सेल्फ़ डिफेंस की भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग थी, और इसमें जो है वो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि मॉडर्न सिस्टम था ज़्यादा मेट्रो का, और पाकिस्तान में ट्रेडिशनल ट्रेन जो है वो अभी तक कर रही थी। लेकिन जब हम ऑरेंज लाइन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, तो इसमें हमारी ये बेसिकली एक सिंबल ऑफ पाक चीन फ्रेंडशिप भी है, और उनका बहुत ज़्यादा इसमें अहम किरदार है। उन्होंने मुझे जदीद जो है वो ट्रेनिंग के असूलों से भी बताया। इसके अलावा जो है वो उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस के बारे में भी काफ़ी जो है वो अच्छी तरह से गाइड कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी डिपार्टमेंट है जो सारी चीज़ को डील कर रहा होता है, और वहाँ पर मंथली बेसिस पे ट्रेनिंग्स भी होती हैं, और वो हमें सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह गाइड कर देता है कि एक ट्रेन ड्राइवर के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, और कौन से को हम जो है वो रह सकते हैं। अब इसमें जो है वो ये टोटल 6 मंथ्स की ट्रेनिंग थी, और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही जो है वो मैंने मेन लाइन पर ट्रेन चलाने का सफ़र शुरू किया। ठीक है। अच्छा निदा, ये भी बताइएगा कि ख़वातीन के लिए ये जो ऑरेंज लाइन है उसमें क्या सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं, कितनी ख़वातीन जो होती हैं वो ये यूज़ कर रही हैं सर्विसेज, बिकॉज़ हमने सुना तो है ऑरेंज ट्रेन का, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई है, मगर ख़वातीन के लिए बैठ के जाना सफ़र करना, क्या ये बहुत सेफ़ है? जी, बिल्कुल, ख़वातीन के लिए यहाँ जो भी पैसेंजर्स होती हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है। सबसे पहले तो अभी मैं यही कहना चाहती हूँ कि पैसेंजर्स का बिहेवियर इतना अवेयर नहीं है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो भी गाइड होते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर हर ट्रेन, हर पैसेंजर अंडर मॉनिटरिंग होता है, और इसके अलावा हमारे स्टेशंस पर हर तरह की जदीद जो है वो कैमराज़ लगे हुए हैं, स्टेशन स्टाफ हमें असिस्ट कर रहा होता है। तो ऑरेंज लाइन में जो है वो बड़ा एक सेफ़ एनवायरनमेंट है इस लिहाज से। तो जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए आसानी से वो जा सकती हैं और आ सकती हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कितने मिनिमल चार्जेस होते हैं स्टेशन टू स्टेशन जो हैं, क्योंकि ये भी आपकी तरफ से एक बहुत हमारे लिए फ़ायदा होगा कि कितनी मिनिमल पैसों में, कॉस्ट में हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये 25 रुपीज़ हैं। हम अब ये स्टेशन भी डिपेंड करता है, और ये मैक्सिमम 45 रुपीज़ तक है, और ये सफ़र इतना आसान है और इतना पुरसुकून है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट भी मैंने जो है वो ऑरेंज लाइन में काफ़ी दफ़ा सफ़र भी किया था, और मैं भी यही देखती थी कि लाहौर जैसे सिटी में एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना इज़ अ बिग अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी निदा सालेह, जिनको कहते हैं टाइटल भी दिया है काबिल फ़ख्र बेटी का, और उन्होंने पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट में एक बहुत अहम जो कदम उठाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी, हमें गाइड किया। जो ख़वातीन ट्रांसपोर्टेशन से मुंसलिक हैं या होना चाहती हैं या कुछ डिफरेंट करना चाहती हैं, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना चाहती हैं, तो उनकी मिसाल ऐसी है जैसे निदा सालेह ने एक एग्जाम्पल जो है वो सेट की है। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं ब्लैक डे ऑफ पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में 9 मई 2023 का दिन एक स्याह बाप की सूरत में याद रखा जाएगा। इस रोज़ साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घराव और कौमी इदारों पर हमले हुए, जिनके असरात आज तक मुल्क की सियासी फ़िज़ा पर छाए हुए हैं। अब एक और बड़ी पेशरफ़्त सामने आई है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 3 मुकदमात
मुकदमात का फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के 196 रहनुमाओं और कारकुनों को 10 साल तक कैद की सज़ा सुना दी गई है और इनमें उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कवल शदोब और फरा आगा, राय हैदर खरल, अशरफ सोना और दीगर कई अहम शख्सियात शामिल हैं। ये फैसले गुलाम मोहम्मदाबाद और सिविल लाइन थानों में दर्ज मुकदमात पर सुनाए गए हैं और कई मुल्जिमान को 10 साल कैद और कुछ को 3 साल कैद जबकि दीगर को बरी कर दिया गया है। और मैं बात करूंगी इस हवाले से 9 मई जो था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितना बड़ा ब्लैक डे था। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हाफिज एहसान अहमद खोकर साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट और बैनुल अक़वामी आइनी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। उनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब। जी खोकर साहब, ये बताइएगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें कई अहम PTI रहनुमाओं को 10-10 साल की कैद सुना दी गई है। क्या इन सज़ाओं की कोई कानूनी या बुनियादी ये मजबूती है, कोई सूरत हाल है? हिना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया और आपको सुबह मुबारक। देखें, ये अगर आपने जिस तरह अपनी ओपनिंग में भी कहा, इट्स अ ब्लैक डे फॉर द हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि जिसके अंदर आप ये देखें कि आपने जो एक नैरेटिव जो है जो उससे पहले 9 मई से जो है तकरीबन 1 साल पहले बनाया गया और उसके अंदर जो एक हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट था, उसके अंदर जो एक इंस्टीट्यूशंस के साथ टकराव वाला मैटर था, या उसके बाद ये है कि जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के चीज़ों को रिजॉल्व या एड्रेस करना चाहिए था, उसको आप सड़कों पे लेके आए और सड़कों पे ला के आपने उस मोमेंटम के अंदर लेके गए कि जिस मोमेंटम के अंदर आपने देखा कि 9 मई को जो है 12 साढ़े 12 बजे जो है जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की अरेस्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होती है, तो उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर जो है एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं और उनका बुनियादी टारगेट जो था वो पाकिस्तान की फौज के इदारे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसेज या पाकिस्तान के जो शहदा हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क और कौम के लिए, उन सारे के मोमेंटो जो थे वो सारे के सारे इस प्रोसेस के टारगेट था। और वो फिर आपने सोशल मीडिया पे भी देखा, उसके बाद जो है आपने नेशनल मीडिया के अंदर भी फुटेजेस देखी, फिर उसके बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट भी उसके अंदर आई और वो एक जो लॉलेसनेस क्रिएट की गई या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की गई या पॉलिटिकल अनरेस्ट करने की कोशिश की गई या प्रॉपर्टीज को डैमेज करने की कोशिश की, उसके 2 बुनियादी ऑब्जेक्टिव थे। एक उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव था कि इसके अंदर जो पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के इदारे हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको डीमोरलाइज किया जाए और उनके अंदर एक म्यूटिनी जो है उसको क्रिएट किया जाए ताकि एक मैसिव स्केल के ऊपर इनसाइड द गवर्नमेंट या इनसाइड इंस्टीट्यूशन जो है वो एक अनरेस्ट आए। दूसरा ये था कि उससे अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको आगे लेके जाया जाए। अब वो दोनों चीजें जो थी उनको जब 9 मई को आया और आपने देखा ये कि जिस तरह 4 साढ़े 4 5 घंटे के अंदर आया, कोर कमांडर लाहौर का जो है उसका आपने देखा, GHQ देखा, उसके बाद आपने मियां वाली एयर बेस आपने देखा, मर्दान, पेशावर आपका रेडियो स्टेशन आपने देखा, फिर उसके बाद जो है फैसलाबाद जो कल जो आया है कि जिसके अंदर जो है ISI के ऑफिस के ऊपर गए, फिर पुलिस स्टेशन के अंदर आए। तो बुनियादी तौर पे मैं समझता ये हूँ कि जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राइट ऑफ प्रोटेस्ट या राइट ऑफ असेंबली होता है उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं कि आपका एहतजाज का हक है, आप आए, आप पब्लिक पे अगर आप जाना भी चाहते हैं तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें। लेकिन जिस तरह उस नैरेटिव को लेके चला गया या एग्जीक्यूट किया गया वो मेरा ख्याल है कि दुनिया के अंदर अनप्रेसिडेंटेड था और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी अनप्रेसिडेंटेड था कि आपने उसको इस लेवल पर लेके गए कि जिसके अंदर फिर लॉ ने अपना रास्ता इख्तियार करना था। और 2 लॉ थे, एक आपका था मिलिट्री एक्ट जो है कि जिसके अंदर अगर आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर या कैंटोनमेंट्स के उन लॉ एरियाज के अंदर जहाँ पे लॉ अप्लाई करता है वहां पे जाते हैं तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट अप्लाई करता है और दूसरी सिचुएशंस के अंदर एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो भी अप्लाई करता है। अब जब ये लॉ अपना रास्ता जो है उसने तलाश करने की कोशिश की तो उस वक्त एक नैरेटिव बनाया गया कि जी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं वो किसी भी जगह जा सकते हैं और उन्हें किसी जगह इस तरह रोका नहीं जा सकता। और पता इस चीज का सबको था कि इस लॉज की जो वायलेशन आई है उसका एक लीगल कॉन्सिक्वेंस आएगा। फिर एक नैरेटिव बनाया गया कि नहीं, इन केसेस को जो है जो भी हैं इनके मुलव्विस से इन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा इन्हें पाकिस्तान के रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस में मिलनी चाहिए, इन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई नहीं करना चाहिए। और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट अनप्रेसिडेंटेडली जो है
जो 50 साल से ये कह रहे थे कि सिविलियन जो मिलिट्री लॉज की वायलेशंस करते हैं उनको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को अंडू किया, उन सारे फैसलों अच्छा को। खोकर साहब, बीइंग अ लॉ एक्सपर्ट ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट, ये बताइएगा कि ये जो सजाएं हैं ये एंटी टेररिज्म कोर्ट में आती हैं या मिलिट्री एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में आती हैं? है ना, एक तो ये कि मैंने इसलिए बताया कि दोनों लॉज अप्लाई करते हैं। मिलिट्री एक्ट भी अप्लाई करता है जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपहोल्ड किया कि बिल्कुल मिलिट्री लॉ अप्लाई करता है। और 103 जो लोग थे, देखिए रिस्ट्रेंट आप ये देखें कि थाउजेंड्स लोग थे जो पाकिस्तान की 100 मुख्तलिफ जगहों पे गए, उनमें स्पेसिफिक इंस्टॉलेशंस पे भी गए, मिलिट्री थे, लेकिन सिर्फ 103 लोगों को जो है वो ट्राई किया गया। और अभी भी कल देखें जो फैसलाबाद के अंदर आया है, 100 जो आपके सामने 108 लोग जो हैं जिन्हें कॉन्विक्ट किया है, 78 जो है उन्हें जो है वो बरी कर दिया गया। लेकिन आप उसका स्केल देखें तो रियासत या फौज ने एक रिस्ट्रेंट भी शो किया कि लोगों को जो है उस हद तक इनके अंदर इन्वॉल्व किया जाए कि जिससे एक मैसेज दिया जाए कि आइंदा से लोग इस तरह की सिचुएशंस के अंदर लॉलेसनेस क्रिएट न करें। अब आ जाते हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर, सब इस बात पे मुत्तफिक थे कि जी एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है ये प्रॉपर कोर्ट है, इसके अंदर जो केसेस चलने चाहिए और जो भी मुलव्विस है इसको सजा मिलनी चाहिए। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग पीटीआई का था। अब जब एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर जो लॉ ये कहता है कि 7 दिन के अंदर ट्रायल होना चाहिए और डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए और अपील अगर की जाती है तो हाई कोर्ट 30 दिन के अंदर फैसला करे। लेकिन आप ये देखें कि 9 मई से लेके आप पाकिस्तान की रियासत जो है इसकी कंप्लेनेंट है, फौज के इदारे इसके विक्टिम है, 2.25 साल इस सारे प्रोसेस के अंदर लगे और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ये आई कि आप 120 दिन के अंदर इनका फैसला करें। अब 2.25 साल के अंदर जो है दिसंबर 2024 में चार्ट फ्रेम होता है और आप ये देखें कि कितनी अपॉर्चुनिटीज है, 100 से ज्यादा हेयरिंग्स आई हैं, 100 के करीब जो है वो विटनेसेस मुख्तलिफ जगहों पे आए हैं, उसके बाद जियो फेंसिंग आई है, डिजिटल एविडेंस आई है, मीडिया एविडेंस आई है, उसके बाद इनके अपने क्लिप्स हैं, ये सारी चीजें वो कॉर्पोरेशन की तरफ गई हैं कि जिसके ऊपर अदालत जो है ये तीसरी जजमेंट आपके पास आई है। फिर सरगोदा एंटी टेररिस्ट कोर्ट की आई, फिर लाहौर की आई और फिर उसके बाद जो है फैसलाबाद की, और उनमें तीनों कैटेगरीज आई, कुछ छोड़ दिया गया, कुछ कर दिया गया, कुछ को मिनिमम सजाएं दी गई, कुछ को 10 साल की सजाएं दी गई। तो वो ये है कि अदालत ने जो समझा उसके मुताबिक फैसला दिया। अब ये है कि अगर इस अदालत के फैसलों के अंदर लैप्सेस हैं तो उनके लिए प्रॉपर फोरम जो है वो आपका हाई कोर्ट है कि हाई कोर्ट जाएं, वहां के ऊपर उन चीजों को हाईलाइट करें कि जी ये फैसला ठीक नहीं है और उसके अंदर प्रोसिक्यूशन को ये करना चाहिए था, हमारा ये आर्गुमेंट्स है। अब ये है कि एट ऑल आप ये कहें कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम कंप्रोमाइज है, पाकिस्तान के जजेस कंप्रोमाइज हैं और साइमल्टेनियसली आप इनडायरेक्टली जो है 9 मई के सारे इंसिडेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, तो ये तो अमेरिका में भी नहीं आता। कैपिटल हिल के अंदर आपने देखा कि जब ट्रंप की पिछला टेन्योर था तो लोग जब राइट्स की सूरत के अंदर कैपिटल हिल के अंदर गए तो वो सारे लोग जो थे जो वहां पे भी गए, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो कोऑर्डिनेटेड थे, जो प्लानर थे, सबको सजाएं दी और 45 से 55 साल तक लोगों की सजाएं दी गई। डे टू डे हेयरिंग चलाई गई, बरतानिया में राइट्स हुए, इवनिंग कोर्ट्स उसके अंदर चलाई गई। तो ये दुनिया के किसी मुल्क में एक्सेप्ट नहीं है कि आप इस तरह मैसिव स्टेट के अंदर जाएं उसको, और उसके बाद हमारे जो शोहदा है बिल्कुल आपके इदारों के अगेंस्ट जाके आप इस तरह का सारा आपने प्रोपोगेट किया, दैट वाज नॉट अगेन इन द फेवर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एज वेल। अच्छा ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इन फैसलों का मुल्की सियासी माहौल और आइंदा आने वाले इंतखाबात पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए मैं समझता ये हूँ कि एक अगर आप इसका पॉलिटिकली देखें तो डेफिनेटली जो 3 बड़े फैसले आए हैं उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा डेंट पड़ा है। नंबर 1 ये है कि जब अप्रैल 2022 के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, उसको आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर जो उसको टर्न डाउन किया गया, मैं समझता हूँ कि वो बहुत गलत पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल था और उसका फॉल आउट शुरू हुआ। दूसरा ब्लंडर इन्होंने ये किया कि गवर्नमेंट्स के अंदर थे, ये गवर्नमेंट से बाहर निकल आए केपीके के अंदर और पंजाब के अंदर। तीसरा ये है कि 9 मई का जब इंसिडेंट आया तो उसके अंदर जाके इन्होंने एक स्टबर्न जो है एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर शो किया और इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। चौथा ये है कि जो आपका एक पॉलिटिकल या लीगल किसी चीज को एक्यूमेंट होता है उसके मुताबिक गए नहीं है और एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स के अंदर जो था एक अदर कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंडर किया। अब उसके बाद ये है कि जो चीजें लीगल के तौर पे हल करनी चाहिए थी उन्हें लीगली हल नहीं किया जा रहा, जो पॉलिटिकली करनी चाहिए उन्हें पॉलिटिकली नहीं किया जा रहा है। और सेटबैक ये आया है कि गवर्नमेंट को 2/3 मेजोरिटी भी मिल गई है,
उसके बाद सेनेट के अंदर भी उन्हें पोजीशंस मिल गई है। ये इनके लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, 10-10 साल इन्हें सजाएं हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान हाफिज एहसान अहमद खोकर साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट और बैनुल अक़वामी आइन के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। उनका यही कहना था कि मेजॉरिटी होने के बावजूद भी अभी पॉलिटिकली और सोशली इन केसेस को जो है प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। जो कि सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो 10-10 साल की सज़ाई गई हैं, और उनके कहते ना कि रद्द अमल जो है वो कहीं कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनके करने का ही नतीजा है। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का मुनफरिद इक़दाम, किसी भी ज़िला का पहला मैंगो फेस्टिवल जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में उस्मान ताहिर जप्पा डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की जानिब से पहला मुजफ्फरगढ़ मैंगो फेस्टिवल का इनकाद किया गया। जश्न आज़ादी और मार्काए हक की याद में ज़िले इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ एक मुनफरिद और खुश जायका तकरीब का एहतमाम कर रही है। पहला मुजफ्फरगढ़ मैंगो फेस्टिवल मोरखा 3 और 2 अगस्त बरोज़ हफ्ता इतवार बमकाम फयाज पार्क मुजफ्फरगढ़ में होगा। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो हाल ही में तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ हाफिज उस्मान ताहिर जप्पा की तो हमारे न्यूज़ का हिस्सा भी रहे हैं, हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते रहे और हमारे यहाँ कुरान और तफहीम का स्पेशल प्रोग्राम भी करते रहे और हमारे मॉर्निंग शो का भी हिस्सा रहे हैं। तो हमारे साथ आज वीडियो लिंक में मौजूद हैं उस्मान ताहिर जप्पा साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मैडम, आप खैरियत से हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान ताहिर जप्पा साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले आपने इतना ज़बरदस्त जो है मैंगो फेस्टिवल का इनकाद किया है, तो ये ख्याल कैसे आया? बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने मुझे इसके ऊपर मैंगो फेस्टिवल पे। जी जी, आप ये बताएं कि इसके पीछे क्या थॉट थी, ये ख्याल कैसे आया? और इसके पीछे ये थी कि बुनियादी तौर पे जो मैंगो का रीजन आ रहे हैं, हाँ, ये मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का रीजन है। अब इन दोनों रीजन्स के अंदर अगर आप बात करें तो मुल्तान की निस्बत जो हमारा मुजफ्फरगढ़ का मैंगो है, ये मुल्तान के एरिया से भी ज्यादा हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। यानी मुल्तान जो है वो, अगर मैं बात करूं 1,17,000 प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उससे 1,17,000 से ज्यादा एकड़ के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट द इशू इज के मुजफ्फरगढ़ का जो मैंगो है उसको कभी भी पहचान नहीं मिल सकी उस हवाले से। यानी जब भी आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मुल्तान का चौंसा या मुल्तान का मैंगो, हालांकि जो मुजफ्फरगढ़ का चौंसा है और मुजफ्फरगढ़ का मैंगो है और इसका अनवर रटोल है, उसका जायका पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इसकी कभी भी किसी वक्त भी ब्रांडिंग उस तरह से नहीं हो सकी। तो इस सिलसिले की एक कोशिश थी, जैसे आपको पता है कि थल जीप रैली जो है वो कभी किसी ने कंसीव की, किसी का आइडिया था, फिर उसने उसको लेके चला और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पूरा इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है। थल जीप रैली यहाँ मुजफ्फरगढ़ की भी और जो बहावलपुर में भी जीप रैली होती है। इसी तरह से मुजफ्फरगढ़ के मैंगो को एक पहचान देने के लिए, इसको एक नाम देने के लिए और इंटरनेशनली इसको ब्रांड और मार्केट करने के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहला मुजफ्फरगढ़ मैंगो फेस्टिवल लगाया है। इंशाल्लाह जब ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वें पे जब ये पहुंचेगा, उस वक्त ये बहुत बड़ा खुद भी तनावर दरख्त बन चुका होगा और लोगों को पता होगा कि जिस लेवल का मुल्तान का मैंगो है उसी लेवल का जो है मुजफ्फरगढ़ का मैंगो है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस फेस्टिवल से मकामी काश्तकारों को, कारोबारी हल्के को और नौजवानों को क्या फायदा हो सकता है? आई थिंक थोड़ा सा डिले है जी। अच्छा, मैंगो के इस फेस्टिवल के अंदर ना हमने ना मुख्तलिफ एक्टिविटीज जनरेट की हैं। यानी एक तो हम लोकल ग्रोवर्स को लेके आ रहे हैं, बाहर से मुजफ्फरगढ़ से बाहर हम किसी ग्रोवर को नहीं लेके आ रहे हैं। ठीक है। जो लोकल ग्रोवर है उसके तकरीबन हमने कोई 40-41 स्टॉल लगाए हैं। जो लोकल फार्म पे फ्रेश मैंगो प्रोड्यूस है उसी को स्टॉल पे रखा जाए। नंबर 2, जो मैंगो के रिलेटेड पेस्टिसाइड्स हैं, जो उसके रिलेटेड फर्टिलाइजर हैं, जो उसकी रिलेटेड स्प्रेज हैं, जो उसके रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, उसके स्टॉल अलहदा लगाए गए हैं, जिसकी वजह से
अवेयरनेस आएगी टू मैंगो ग्रोअर के ये चीजें हैं, ये इम्प्लीमेंट्स हैं जो हमने डालनी है, जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार है वो और ज्यादा हो सकती है। इसके साथ साथ हमने जो लोग ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं मैंगो को लेके, उनको हमने एंगेज किया हुआ है। 4 से 5 हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रक्टर हैं जो लाइव डेमो देंगे कि अगर मुजफ्फरगढ़ के मैंगो को आप ब्रांडिंग करके ई वे के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, द्राज के ऊपर, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचें तो आप इससे कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास मुल्तान में मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है उसका अपना एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, हमने उनको एंगेज किया है। वो यहाँ पे आके जो काश्तकार है उसको बताएंगे कि आप खाली मैंगो नहीं, मैंगो की जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो बना के बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंगो लेदर बनता है। अच्छा उस्मान ताहिर जब्बार साहब, बिल्कुल आपने बताया, आपने मेरी रहनुमाई हमारी फरमाई कि मैंगो जो है मुजफ्फरगढ़ का भी वाकई जो है वो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट कर सकता है, जैसे कि मुल्तान के मैंगो जो है मीट करें। अच्छा ये मुझे बताइएगा, खुली कचहरी के दौरान एक बुजुर्ग खातून की फौरी दाद रसी का जो वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, आपकी फौरी रद्दोअमल क्या थी और क्या वजह थी? अच्छा इस तरह से था कि एक ना बहबूद फंड में एक खातून, मैं रोजाना हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक वीएन है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, कि सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक जितने भी ऑफिसेज हैं इनकी एक ओपन डोर पॉलिसी है। हर एसी डीसी और बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने रूम से ओपन दरवाजे करके और बाहर बैठ के, यानी ताकि किसी को आने जाने में कोई रोक टोक ना हो, कोई उनको आगे रोकने वाला ना हो, कोई नायब कासिद ना खड़ा हो, कोई दरबार ना खड़ा हो, तो हम सारे बाहर बैठते हैं अपने ऑफिस के, सारे असिस्टेंट कमिश्नर, सारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, सारे कमिश्नर भी, इवन सारे डीसीज भी। तो मैं बाहर बैठा हुआ था तो एक खातून आई, उसने कहा जी वो 3000 रुपए का मेरे बहबूद फंड था तो वो मैं लेने आई हूं, लेकिन मेरे पैसे अभी तक अकाउंट में आए नहीं जी। यानी वो पैसों की एक ट्रांजैक्शन होती है खास एक टाइम के ऊपर, लेकिन अब वो अम्मा क्योंकि इतनी दूर से चल के आ चुकी थी तो मैंने ये गवारा नहीं किया कि यार ये 3000 रुपए के लिए दोबारा चल के आए, तो मैंने फिर कहा कि 3000 रुपया जो है वो मेरे खाते से इनको दे दें और जब अगली दफा अम्मा के पैसे आए तो वो भी इनको दे दिए जाएं। क्योंकि देखें आप को अल्लाह ने जब एक चीज दे रखी है तो आप लोगों की सहूलतें पैदा करें, जब किसी दिन उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो वो भी अम्मा को मिल जाएंगे। अगर 3000 यहाँ से हमारे फंड से भी चले जाएंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 3000 के लिए मेरे ख्याल में मैंने सोचा कि ज्यादा चक्कर नहीं लगवाने चाहिए, तो वो बस अल्लाह की तरफ से ही है। मैंने तो नेक नियति के साथ किया था लेकिन लोगों ने उसको पसंद किया है, लोगों की यानी एक तरह से एक ट्रेनिंग हुई है मेंटली। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जब्बार साहब, जिनकी एक ज़बरदस्त किस्म की जो काविश है वो सामने आई है। उन्होंने ना सिर्फ मैंगो फेस्टिवल का इनकाद करवाया बल्कि इसको जश्न आज़ादी के साथ भी वो चीज़ जोड़ा है। और इसके साथ खुली कचहरी में जो एक वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है एक बुजुर्ग ख़वातीन का, वो भी उन्हीं के कहते हैं ना कि इनिशिएटिव में आता है। तो जब वो लाहौर आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनको स्टूडियो में भी बुलाएंगे और उनसे मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं सेहत के हवाले से, और सेहत में सबसे ज़रूरी होती है मर्दाना सेहत, क्योंकि मर्दाना कमज़ोरी एक ऐसा मौजू है जो अक्सर शर्मिंदगी और खामोशी के पर्दे में छुपा जाता है। और मगर हकीकत यह है कि ये मसला लाखों मर्दों को मुतासर कर रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है ग़िज़ा की होती है, और हम जो खाते हैं वही हम पे असर होता है। और जो हमारी प्लेट चिकनाई से या कहते हैं ना कि ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड से और मीठे मशरूबात से भर जाए तो ऑटोमेटिकली जो है वो सेहत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है और ये ग़िज़ा ताकत देने की बजाय तवानाई छीनने लगती है। और कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें या डिफरेंट मशरूबात की बात करें, फास्ट फूड की बात करें, तो मर्दाना और मर्दानगी को खामोशी से नुकसान पहुंचा रही है। जिस्मानी सेहत के साथ साथ जिनसी सेहत पर भी बराह रास्त जो है असर डालती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारी माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर हिफ्ज़ा नज़ीर, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, थैंक यू। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, प्यारी भी लग रही हैं। थैंक यू, आप खुद भी बहुत अच्छी लग रही हैं, इंस्पायर हो गए। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं, आज हम बात करेंगे मर्दों के हवाले से कि मर्दाना कमज़ोरी जो होती है उसकी ग़िज़ा से क्या ताल्लुक़ है और क्या ये आपस में इंटर रिलेटेड है? मैं कहती हूँ कि भाई हम वही हैं जो हम खाते हैं। वी आर व्हाट वी ईट। हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं वो मेल हार्मोन्स हैं, वो फीमेल हार्मोन्स हैं,
वो डायरेक्टली जो है वो हमारी फूड से रिलेटेड है। जो हम खाते हैं, जो हम अपने अंदर लेके जाएंगे, वही जो है वो हमारे हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आजकल आपने देखा है कि हमारी लाइफ में पहले तो सिर्फ प्रोसेस फूड की तरफ आए, अब हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो हार्मोन्स बुरी तरह इफेक्ट हो रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या है? अच्छा, प्रोसेस फूड वही है कि जो हमने ऑलरेडी, जैसे चिकन था उसके नगेट्स बना लिए, हमने उसको खाने को ही प्रोसेस करके उसकी जो है वो लाइफ को लॉन्ग करके उसको स्टोर कर लिया। लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस का मतलब जिसका कुछ नेचर से लेना देना ही नहीं है, जो फूड सारा का सारा आप बना ही केमिकल से रहे हैं। जैसे जितने भी ये पैकेट वाले फूड हैं, जितने भी ये आर्टिफिशियल फूड्स हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मर्दाना कमज़ोरी बहुत बड़े आजकल फैक्टर्स चल रहे हैं, स्पेशली जब ऑब्वियसली बात है जब एक कपल जो एंगेज होता है, एक शादी के बंधन में बनता है, तो उसके बाद बहुत सी इश्यूज चल जाते हैं। तो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, बिकॉज ये बहुत ऐसे इशूज़ है जिसके ऊपर एड्रेस नहीं किया जाता। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे जो बुरा ट्रेंड है ना आपने देखा है, वो एनर्जी ड्रिंक्स का है। हमारे मेल्स बहुत सारे ये सोचते हैं कि ये डिफरेंट किस्म की जो मशरूबात और एनर्जी ड्रिंक्स मिलती हैं, इससे जो है वो हार्मोन्स ठीक होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लोग ये ड्रिंक्स पीते हैं, इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पे आता है। जैसे बहुत सारी ये ड्रिंक्स होती हैं, उनको नाम दिया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा आपके हार्मोन्स को बूस्ट करेंगी। वो होती क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ कैफीन होती है। और मैंने अक्सर जो ड्रिंक्स देखी हैं उसमें 300 मिलीग्राम तक कैफीन मौजूद होती है। और इतनी ज़्यादा कैफीन वक्ती तो आपको एनर्जी दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बुरी तरह इफेक्ट कर रही होती है। इसके साथ साथ इन ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शुगर मौजूद होती है, जो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक करती है और उसकी वजह से लेटर जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, उसको बुरी तरह इफेक्ट करती है और टेस्टोस्टेरोन को लो करती है। जहाँ तक रही कि आपने शादी से पहले किस तरह की डाइट खानी है, तो आप जितना ज़्यादा नेचुरल डाइट की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो बेहतर होगा और फ़ायदेमंद भी होगा। आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो प्रोसेस फूड का है। इतना ज़्यादा, एक तो प्रोसेस फूड होता है, दूसरा जो है हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा प्लास्टिक का रिवाज आ गया है। खाना जो है वो डायरेक्ट प्लास्टिक में दिया जाता है और प्लास्टिक की वजह से इतने सारे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली जो है वो ज़ीनोएस्ट्रोजन पैदा करते हैं। ज़ीनोएस्ट्रोजन जब हमारे ब्लड में जाता है, और स्पेशली इस तरह के मेल्स जिनको इनफर्टिलिटी का मसला निकला है, तो उनमें ज़ीनोएस्ट्रोजन पाया गया है, जो कि पैकिंग वाले फूड से और प्लास्टिक वाले फूड से आपके ब्लड में गया है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये भी सुना जाता है और सुना भी गया है कि नींद की कमी भी मर्दाना कमजोरी का बाइस बनती है। बहुत बड़ी वजह है। आप जितना ज़्यादा, जो आजकल सबसे ज़्यादा एजिंग का और आपके हार्मोन्स ख़राब होने का और आपकी एनर्जी ख़राब करने का जो सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है ना, मेरा ख्याल है कि वो ये जो हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो चुका है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है रातों को जागने का और दिन में सोने का। अल्लाह ताला ने कुछ स्पेसिफिक आवर्स बनाए हुए हैं हमारी लाइफ में। एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें हमारी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है। वो स्पेसिफिकली रात के आवर्स होते हैं। जब आप उनमें नहीं सोते तो उसकी वजह से आपके हार्मोन्स बहुत बुरी तरह से ख़राब होते हैं। इससे सिर्फ आपके हार्मोन्स, यही कि मर्दाना हार्मोन इफेक्ट नहीं होते, जो शुगर की सबसे बड़ी रेशो है जिसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस आती है, वो मेल हजरात जिनको आजकल 40-35 में शुगर हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि वो रातों को जागते हैं और दिन में सोते हैं, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल क्लॉक खराब होता है और उसकी वजह से हार्मोन्स बुरी तरह इफेक्ट होते हैं। अच्छा, थोड़े से अगर हम नेचुरल रेमेडीज़ की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए? जैसे कुछ लोग कहते हैं बादाम खाएं, शहद का इस्तेमाल करें, तो आप क्या रिकमेंड करती हैं? अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आज 3 चीज़ें बताती हूँ। 3 ऐसे बीज, अगर आप एक मेल है और आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो आपने ये 3 बीज अपनी डाइट में लाजमी शामिल करने हैं। नंबर 1 है फ्लैक्सीड, अलसी के बीज इसको हम कहते हैं। ये आपकी हार्मोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करते हैं। इसके साथ साथ मेल स्पर्म काउंट को इन्हांस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने डेली 1 स्पून जो है वो अपने लंच से पहले अपनी डाइट में लाजमी शामिल करना है। नंबर 2 हालो सीड्स है। इनका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है, बेशक एक्सपेंसिव है, आपने सिर्फ 1 चुटकी के बराबर लेने हैं। अगर आप डेली रात को सोने से पहले 1 चुटकी हालो सीड्स 1 कप दूध के साथ लेना शुरू कर दें, इससे मेल के हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा
बूस्ट होते हैं और हार्मोन प्रोफाइल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हुई पेशेंट्स में नज़र आई है। नंबर 3 चिया सीड्स हैं, उनको हम आम जुबान में तुख्मे दाऊदी भी कहते हैं। अब बेसल सीड्स भी ले सकते हैं, इसमें रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। अगर आप 1 कप दूध के साथ या पानी के साथ मॉर्निंग में लेना शुरू करें तो इससे जो है वो मेल हार्मोन बहुत इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है ये कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो ये भी पेचीदा सूरत हाल होती है। जी बिल्कुल। इसके लिए कौन से टेस्ट जो हैं वो करवाने चाहिए, खासतौर पे जो मेल्स देख रहे हैं या जिनको इस तरह की इश्यूज हैं जो रिलेट कर सकते हैं? अच्छा, मेल के लिए डायरेक्टली ब्लड टेस्ट है, उसमें सीरम टेस्टोस्टेरोन का हम टेस्ट करवाते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका हार्मोन इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके साथ साथ मेल हार्मोन अगर आप टेस्ट प्रोफाइल करवाना चाहते हैं तो इसमें FSH, LH और सीरम टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये करवा के जो है वो टाइमली देख सकते हैं। आपके हार्मोन्स को विटामिन डी भी इफेक्ट कर रहा होता है। बहुत सारे मेल्स जिनमें जो है वो हार्मोन प्रोफाइल को कुछ नहीं हुआ होता, लेकिन उन दिनों में उनके जिस्म में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती है जिसकी वजह से भी उनका हार्मोन इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये भी देखा है कि वजन का जो बढ़ना है या मोटापा है, ओबेसिटी है, ये भी मर्दाना कमजोरी की एक अलामत में से है। बहुत बड़ी अलामत है और बहुत बड़ी वजह है। आपको पता है फीमेल में जो हार्मोन होता है डोमिनेंट वो एस्ट्रोजन होता है और जो मेल में डोमिनेंट हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो प्रॉब्लम की बात ये है वो मेल जिनको ओबेसिटी आना शुरू हो जाती है तो उनमें एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और उनकी जो है वो बॉडी में एस्ट्रोजन डोमिनेंट हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है जिसमें जो है वो मेल परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस में भी फर्क आता है। इसके साथ साथ उनके हार्मोन्स भी इफेक्ट करते हैं और बेली फैट जो है वो डायरेक्टली शुगर से रिलेट करती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, शुगरी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली वो लोग जो रात के टाइम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। आपने देखा है कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड होता है, सुबह को थोड़ा बहुत नाश्ता किया, दोपहर को खाया और रात को पेट भर के खा के और उसके बाद सो गए, जिसकी वजह से फैटी लिवर की सबसे बड़ी वजह यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स, वो चीज़ें रोटी, बिस्किट, ब्रेड ये चीज़ें हैं इवनिंग में ज़्यादा खाई जाती हैं जिसकी वजह से लिवर में फैट आता है, पेट में ओबेसिटी आती है। मेल में मेल हार्मोन डोमिनेंट होने की बजाय फीमेल हार्मोन डोमिनेंट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस के साथ साथ आपके हार्मोन्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। किसी मेल को अगर कोई वीकनेस है या जिनसी कमजोरी है तो सबसे पहला काम को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट आपने बता दिया कि टेस्ट कराएं, टेस्ट के बाद क्या सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल और अपनी डाइट इंप्रूव करें। आपने 21 से 22 दिन का एक प्रोग्राम बना लेना है। आपने कोशिश करनी है 21 से 22 दिन में आपने एक तो सोना टाइम पे है, दूसरा आपने जागना टाइम पे है, आपने 8 घंटे की नींद लेनी है। उसके बाद आपने दूसरा काम करना है, अपनी लाइफ में एक डाइट का चार्ट बना लें जिसमें सारी नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए, सारी की सारी कुदरती चीज़ें होनी चाहिए। उसमें आप जितने फल खाना चाहें, जितनी सब्जियां खाना चाहें आप खाएं। आप रोटी का इस्तेमाल करें, आप चावल का इस्तेमाल करें, दिन के टाइम करें। आपने कोशिश करनी है 21 दिनों में आपने कोई भी पैकिंग वाली फूड नहीं खानी। नट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं नट्स महंगे हैं तो काले चने जो भुने हुए होते हैं अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव बनाया हुआ है, ये खाना शुरू कर दें। आप मूंगफलियां खाना शुरू कर दें, आपकी बॉडी में बहुत अच्छा सोर्स है। दूध का 1 ग्लास डेली लाजमी भी लोग खाते हैं। शिलाजीत जो है जड़ी बूटी से मुझे याद आया कि शिलाजीत भी कहते हैं, शिलाजीत भी उसको डिफरेंट जबान में कहते हैं। इट इज़ वेरी 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 इफेक्टिव फॉर मैन फर्टिलिटी। इसको अगर माका रूट एक्सट्रैक्ट के साथ लिया गया है तो इसके जो सिर्फ और सिर्फ फर्टिलिटी पे अच्छे इफेक्ट्स देगी, इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी ये इंप्रूव करती है, आपके दिल की हेल्थ को भी इंप्रूव करती है। इसको अपनी डाइट में शामिल करें और अपनी डाइट को जो जितना हो सके नेचुरल बनाएं और प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिसको शुगर है या ब्लड प्रेशर है और उनको भी इन चीज़ों से ज़्यादा मसला आता है, शुगर वाले पेशेंट्स के जो है वो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं क्योंकि बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है। तो उनको क्या करना चाहिए? बिकॉज वो मेडिकेशन पे हैं या वो इंसुलिन पे हैं, तो उनके लिए क्या प्रोटोकॉल होगा? अच्छा, इंसुलिन पे जो पेशेंट्स होते हैं ना उनमें मसला क्या होता है, डायबिटिक्स। जैसे एक नॉर्मल बंदा है ना, उसने जो खा रहा है उसकी एनर्जी ब्लड में जानी है, शुगर, और उसके बाद उसकी बॉडी में एनर्जी जानी है। लेकिन डायबिटिक्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो जो खाते हैं सारी शुगर ब्लड में पड़ी रह जाती है, सेल में तो एनर्जी नहीं है, सेल तो भूखा होता है। तो वो लोग कोशिश करें कि अपनी डाइट में गुड फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ओमेगा 3 का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ओमेगा 3 के डिफरेंट सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। आजकल मार्केट में एग्स भी जो है वो ओमेगा 3 वाले अवेलेबल है, आ गए हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 हमें सारे नट्स से मिलता है। रोज़ाना अंडा खाएं। जिंक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारे जितने भी जो है वो नट्स हैं वो जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ जितने सी फूड्स हैं, मछली का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा करें तो उनके जो हैं वो हार्मोन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो डायबिटिक्स हैं उनके लिए भी शिलाजीत बहुत अच्छा है, उनके लिए जिंक बहुत अच्छा है, उनके लिए माका रूट बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सट्रैक्ट है।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी मारूफ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर हफ्सा नज़ीर, जिनका ये कहना था कि मर्दाना कमज़ोरी जो है वो बढ़ती हुई रेशो में आजकल देखने में आ रही है, मगर कहते हैं कि उसका सद्भाव करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी फ़ैट्स लें, अच्छा कार्ब्स लें, अच्छा लाइफस्टाइल करें और अच्छे नट्स लें, जिससे आप इन चीज़ों को कर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा शो आपको कैसा लगा? हमारे कंटेंट पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारे सोशल पेजेस नियो पाकिस्तान पे जाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएंगे, और मिलेंगे हम अगले हफ्ते नए प्रोग्राम नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।